हेलो फ्रेंड्स, मैं वीर चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और आज का विषय बहुत, वैसे तो बहुत पुराना विषय है पर बहुत ज्वलंत विषय है, बहुत सुर्खियों में है ये विषय। और इस सच मानिए, इस वीडियो में आप कहीं भी, आप किसी भी साइड के हों, चाहे किसी बिल के पक्ष के साइड के हों, चाहे किसी बिल के विपक्ष के साइड के हों, आपके दोनों कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके ले जाऊंगा, नीचे से लेके ऊपर तक, बेस से लेके अब तक। ठीक है, बेस से लेके टॉप तक जितना भी मुझे लेके जाना होगा, मुझे पता है कि किस एंगल से किस चीज़ को उठाना है। इसलिए मैं आपको उसी एंगल से समझाऊंगा चीज़ें, जो आप कहीं भी किसी बात को अपना पक्ष रखें तो एक सटीक और मजबूत पक्ष रख सकें। तो मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखें। मैंने विपक्ष का कॉलम बनाया है, आई मैं विपक्ष को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद फिर मैं पक्ष की भी पक्षधर लूंगा, जो सरकार ने और जो उनके पक्षधर हैं कानून के, उनका क्या विषय है। और मैं एक सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कानून अच्छा या बुरा की बात नहीं हो रही, कानून सही या गलत की बात हो रही है इस वीडियो में। अगली वीडियो में अच्छे और बुरे की बात होगी, क्योंकि अभी हम कानून लागू होने की संवैधानिक, नैतिक सारी प्रक्रिया को ध्यान देंगे कि संवैधानिक और नैतिक तौर पे इसे जो लागू किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया है। अभी जद्दोजहद ये चलेगी इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपको पता लगेगा कि कानून किसानों के हित में है कि हित में नहीं है, अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो वो अगली वीडियो भी ऐसी होगी पक्ष और विपक्ष के बारे में, तो आपके सारे मैटर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, 7वीं अनुसूची राज्य सूची का विषय। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये जो कानून है वो 7th शेड्यूल, ठीक है, अब मैं थोड़ी रफ राइटिंग यूज करूंगा। 7th शेड्यूल जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, 3 सूची समझा देता हूँ। यूनियन लिस्ट, है, ठीक, स्टेट लिस्ट, और उस तीसरे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये केंद्र सूची, यूनियन मतलब केंद्र सूची, मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ। स्टेट में राज्य सूची, और कॉन्करेंट मतलब केंद्र राज्य सूची, समवर्ती सूची कहते हैं, केंद्र राज्य सूची बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब राज्य सूची का विषय है, मतलब इस पे कानून राज्य को बनाने के हक में है। अब देखते हैं कौन किस पे कानून बना सकता है। यहाँ पे बेस क्लियर होना चाहिए। यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, यानी संसद। ठीक, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पहली बात। राज्य में, सॉरी, इसमें देखते हैं कॉन्करेंट में, कॉन्करेंट मतलब समवर्ती में, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, स्टेट में देखने में तो राज्य लग रहा है, पर अति विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र भी यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता है और कानून बना सकता है। तो कहने का मतलब, जो केंद्र है यहाँ भी कानून बना सकता है, यहाँ भी कानून बना सकता है, यहाँ भी कानून बना सकता है। यहाँ कुछ परिस्थितियाँ जो होती है, यहाँ एक, पर अगर ऐसा लगता है केंद्र को कि मेरा कानून ज्यादा लाभकारी होगा समाज के लिए, तो राज्य के कानूनों को दरकिनार कर दिया जाएगा और केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक बेस क्लियर हो गया। तो पहला आरोप ये लगा है कि ये राज्य सूची का विषय है, और कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो कृषि बिल भी राज्य सूची का विषय होंगे। तो कृषि जो है 7वीं अनुसूची में डिफाइन किया गया है कि राज्य सूची का विषय है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, इसको हम मानते हैं। अति विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन सी परिस्थितियां कितनी अति विशिष्ट हैं कि नहीं है। ठीक, ये पहला। दूसरा है हमारा, दूसरा इनमें जो इसमें ऑब्जेक्शन लगा है कि हमारी सहकारी संघवाद को चोट पहुंची है। देखो, जब ये पता ही लग गया कि सारे कानून केंद्र के ही माने जाएंगे और केंद्र सर्वोपरि रहेगा राज्य के ऊपर, केंद्र जो है राज्य से ऊपर रहेगा कानून बनाने के मामले में, तो फिर फायदा क्या? फिर तो सारी शक्ति आपने केंद्र को दे दी। इसलिए हमारे संविधान में एक्सेप्ट किया गया कि हम सहकारी संघवाद से चलेंगे। सहकारी संघ मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से जाके, कि हम एक साथ चलेंगे, मतलब केंद्र और राज्य को साथ लेके कार्य किया जाएगा। तो इसमें कहा गया, तो केंद्र राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र ने राज्य को नहीं भेजा, ये ना विचार विमर्श किया, विचार विमर्श भी नहीं हुआ। ठीक, नहीं हुआ विचार विमर्श, तो आपने फिर सहकारी संघवाद खतरे में। सहकारी संघवाद का पालन नहीं हुआ, तो इसका मतलब समझ में आ गया
कि इन दो चीज़ों पर बात हो चुकी है। तीसरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र पार्टिसिपेट मतलब सहभागिता पे चलता है कि सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। देखो एक कानून तो ऐसा बनता है कि जनता डिमांड करे, जनता कैसे डिमांड करे, जैसे आरटीआई के लिए डिमांड किया था, एलजीबीटी पे किया था कि जो मेल फीमेल और फीमेल ज़्यादा ऑप्शन है, तीसरे वाले ऑप्शन में उसमें भी एक ऑप्शन होना चाहिए, उनको मान्यता मिलनी चाहिए, नौकरियाँ मिलनी चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन था, वो भी जीते थे। ठीक है, एलजीबीटी, लेस्बियन एंड गे बाइसेक्सुअल लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर सॉरी एलजीबीटी, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर, ये था। ठीक है, तो इसमें भी जनता ने डिमांड की थी, माना पड़ा, कानून बनाया गया। और तो ये कानून ऐसे थे जिसमें जनता ने डिमांड की थी। ठीक है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सरकार बनाती है, सरकार बोलती है हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, तो हम कुछ कानून ऐसा काम करेंगे जिससे जनता के हित में साबित हो। अब वो हित में होना हो वो बात की बात है, उस मैटर को अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसी कानून ही बनाया गया, पर किसी कानून तो सरकार इस पर, जब ये किसी जो है जिन लोगों से जुड़ी हुई है किसानों से, तो आपने ना उनसे पूछा, ना किसानों के प्रतिनिधि से पूछा, ना राज्यों से पूछा आपने। ठीक, तो यहाँ पे किसानों को भी शामिल करना चाहिए था इसमें, पर किया नहीं। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का पालन नहीं किया। ठीक, अब ये देखेंगे सरकार ने इन बातों का खंडन कैसे किया, पहले हम देखते हैं इल्जाम कैसे लगे। ठीक, चौथा इल्जाम लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, पक्ष को भी उतना मान मिले, विपक्ष को भी उतना मान मिले। तो कानून मतलब सबके बात विमर्श से बने। आपको पता है नेता एक प्रतिपक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है जिससे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। जो सुविधा कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है ना, वो नेता प्रतिपक्ष को ही मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए कि जब आप लोकतंत्र की बात करें तो कानून कभी भी जल्दबाजी में पास नहीं होना चाहिए, नॉट इन हरी, हरी में पास नहीं होना चाहिए। ठीक, और बात विचार विमर्श होना चाहिए व्यापक, विमर्श भी नहीं हुआ। तो लोकतंत्र तो यहाँ आपने लोकतंत्र की, हालांकि आपने सारा कानून जो पास किया वो संवैधानिक प्रक्रिया से पास किया, पर कुछ जो चीज़ें होती हैं, एथिक्स होती हैं, वो अपनानी पड़ती हैं ताकि लोकतंत्र की जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है, वो सही से चलती रहे। इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं किया आपने। आनंद फानन में 5 जून को ऑर्डिनेंस पास कर दिया, 5 जून को ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ठीक, 6 लोकसभा से राज्यसभा में गया और कोई ध्वनि मत पारित नहीं हुआ, जैसे भट तेज हो जाते हैं वो सब कुछ नहीं, और विचार विमर्श भी नहीं हुआ। तो इसमें भी आप प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। आपके पास बहुमत है, आपने पास करा लिए, तो बात नहीं, ऑर्डिनेंस जारी किया था आपने तो वैसे भी। ठीक, सातवां इशू था, ये स्पेशल मुद्दा है। स्पेशल मुद्दा मतलब कृषि जो है एक, हमारे अभी 50% 49% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कृषि जो है उसमें इतनी जब बड़ी सहभागिता है, मतलब 50% लोग हैं, आधे देश के लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो आपने इनके ऊपर कोई कमेटी बैठाना नहीं चाहा। इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के ऊपर पास नहीं भेजा। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है, जब किसी बिल पर विवाद होती है, ज़्यादा संसद में हंगामा होता है, तो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है कि ये इसमें विचार विमर्श करें कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो वो भी नहीं गई। ठीक है, आपने किसानों से बात नहीं करी, आपने उनके जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करी, आपने किसी राज्य को भी नहीं मिलाया। तो यहाँ पे ये बोला गया कि स्पेशल मुद्दा था, तो इसमें सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए था, स्पेशल कमेटी को जाना चाहिए था, स्पेशल कमेटी को जाना चाहिए था, नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि आपने किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। संविधान को किया होगा, आपने लूप होल्स निकाल लिए, कानून के लूप होल्स के हैं, और आपने उनका फायदा उठाया और उसके साथ कानून बना दिया। आपके कानून को चुनौती दी नहीं जा सकती क्योंकि आपने सारे लूप होल पकड़े, आपने लूप होल पकड़ लिए, आपके पास बहुमत है, आपने सारा काम कर दिया अपना। अब ये देखते हैं कि इसके पक्ष में सरकार ने क्या कहा, तो ये जानना भी जरूरी है। एक पक्ष को लेकर आप बहस तो कर नहीं सकते, ना पास रख सकते हैं, इसलिए आपको दोनों पक्ष पता होना चाहिए। तो देखते हैं आप। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो विपक्ष खत्म करने के बाद अब मैं पक्ष पे आता हूँ। ठीक है, और केंद्र के पास क्या क्या ताकत है, उन्होंने कौन कौन ताकतों का उपयोग किया। ये आर्टिकल 246, 249, 254 इसको बाद में देखेंगे। 240 को लिखा हुआ है, बाद में बताता हूँ। 254 और 256 ये आर्टिकल्स हैं। 249 में कहता है राज्य केंद्र से रिक्वेस्ट करे कि आप कानून बनाओ, तो ऐसा किया नहीं, तो केंद्र से तो प्रयोग में लाई ही नहीं, मतलब केंद्र ने प्रयोग नहीं किया, इसे प्रयोग नहीं किया केंद्र ने। ठीक, 254 संबंधित सूची में होगा तो कानून प्रभावी होगा, ये भी नहीं है क्योंकि संबंधित सूची का नहीं है, राज्य सूची का विषय है। संबंधित सूची ने बताया कि इसमें केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य दोनों से कानून बना सकते हैं, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक, 256 कहता है केंद्र कानून को कोई मना नहीं कर सकता। 256 ये कहता है, अब आती बात इसके बल पे अब इस कानून को बनाया गया। इस कानून को, किसी कानून को, क्यों, कोई भी सेंट्रल लॉ बनाती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में पर भी हो, अगर वो राज्य सूची में भी कोई कानून हो, अगर उसको 246 ये कहता है तो केंद्र कानून बना सकती है। 246 क्लॉज 3 केंद्र कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी। तो यहाँ तो ये बना सकती है, यहाँ तो दिखता पावर है। ठीक, आगे देखते हैं, पावर है, बना दिया, उसके बाद क्या, अगर राज्य सूची का विषय है, राज्य मना कर सकते हैं, पर ऐसा कर नहीं सकते, क्यों, आगे देखो, केंद्र कानून को कोई मना नहीं कर सकता, मतलब केंद्र जो कानून बनाया गया है वो अप्लाइड होगा। ठीक, अप्लाइड होगा। अप्लाइड क्यों है, अब जैसा सीए था, केरला ने कहा था कि हम अपने, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे, सीए को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके राज्य में आपकी बहुमत है, आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, उससे पास भी कर सकते हैं और पास भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 256 कहता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून को कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, केंद्र ने कानून बना दिया, और इसमें ये भी कहा गया है, आगे ये भी देखो, अगर आप मना करते हैं तो पहले आर्टिकल 355 के द्वारा वार्निंग दी जाएगी, कानून लागू करो। आप फिर भी नहीं मानते, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा उस राज्य में जो केंद्र के कानून के खिलाफ बगावत करेगा। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा भैया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बड़ा होना, सरकार जाएगी, पूरा झमेला इस बात का कि हम ज़्यादा हितकारी हैं, और तुम भैया अपनी उनको केंद्र का कानून ना लागू करके तुम वार्निंग लेके अपनी राष्ट्रपति शासन लगाओगे, हटवा दोगे, अपनी सरकारी खत्म करवा दोगे। इतना बेवकूफ़ तो कोई नहीं है, उनने भी दिखा दिया कि हम सीए लागू नहीं देंगे, हम तुम्हारे पक्ष में। ऐसे यहाँ राज्य कोई कह नहीं रहा, क्योंकि पता लग गया आप लोगों को कि केंद्र तो जो कानून बना दिया 356 उससे लागू करवा के मानेगा, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा नहीं तो। ठीक, और फिर एंट्री 33 और एंट्री 34 क्या कहता है, इसमें अगर समवर्ती सूची की बात भी है तो, समवर्ती सूची में बात भी है तो, किसी कीमत व्यापार पर केंद्र में एक लॉ, किसी की कीमत और व्यापार पर केंद्र कानून बना सकती है। केंद्र का साफ स्पष्ट है, हम यहाँ पे हमने काम किया अपना, क्योंकि सेंटर में एक बना सकती है, स्टेट लिस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। 246 क्लॉज 3 कहता है कि हम केंद्र कानून बना सकते हैं, राज्य सूची में बना सकते हैं, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब तुम लागू कैसे कराओगे, राज्य बोल रहे तुम लागू कैसे कराओगे, लोगों ने लागू हम ऐसे करेंगे। तो 56 कहता है केंद्र का कानून मना नहीं कर सकता, मना किया तो पहली बार वार्निंग देंगे, फिर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, सरकार गिरा देंगे, कानून लागू कर देंगे। इतना कानून ही लागू होने तो सरकार कौन गिराएगा, ये बात भी है। तो यहाँ बात समझ में आ गई। अब बात आती है उठते कि ठीक है, आप तो यहाँ तो जीत गए, 7वें सूची में आप जीत गए, ठीक है, आपने काम कर दिया, आपने सहकारी समकाज, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऑर्डिनेंस जल्दी फर्जी में लाए, राज्यपाल में कोई ध्वनि पारित नहीं किया, ध्वनि मत नहीं डाला, ठीक है, स्पेशल मुद्दा नहीं बनाया। सरकार ने रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, सरकार ने कहा हम पक्ष रख तो रखने दो, जल्दी क्या है, आप नुमाइंदे पेश करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। सरकार ने 5 और तर्क दिए अपने, सरकार ने तर्क दिए, तर्क क्या दिए, सरकार ने आंकड़े पेश किए। सरकार ने क्या, कुछ हमने भी निकाले, वीडियो सुनी है, पढ़ा है, जाना है, तो फिर आंकड़े निकल के आते हैं, जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आंकड़े आ जाते हैं, तो उनको फिर कैसे उसमें मिलाना है, कैसे उसको पेश करना है, ये एक अलग बात होती है कि आंकड़ों को यहाँ ला के रखना है, ये आंकड़े यहाँ फिट हो रहे कि नहीं हो रहे, कैसे इनको इंटरलिंकिंग किया जाएगा, ये खुद के ऊपर बात होती है कि आप कहाँ। तो सबसे पहले हंगर इंडेक्स आया था 94 रैंक थी 107 देशों में, शायद जहाँ तक है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ। हमें मतलब भूख का इंडेक्स जो होता है, और पाकिस्तान, पाक और बंगला, जिन्हें अपना बेटा कहते हैं और पोता कहते हैं, इनकी स्थिति हमसे अच्छी थी।
किसी की भी स्थिति अच्छी हो, इससे दुख नहीं है, इसकी स्थिति अच्छी हमसे होगी तो बहुत बड़ा दुख होता है। हमारे तो 6 नंबर हो कुछ चलेगा, तो 107 में पाकिस्तान को होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से कंपेरिजन कर रहे हैं। ये तो खैर ऐसी बात है, कंपेरिजन करने के लिए अब पाकिस्तान किसी लायक है नहीं कि हमसे कंपेरिजन करें, पर यहाँ इसका इंडेक्स अच्छा है, पता नहीं किस बेस पे निकाला है, पर जो वैश्विक पे इंडेक्स निकलता है, जब हम अच्छा मानते हैं तो बुरा भी हम मानेंगे, जो हमारे अच्छाई के लिए होता है उसको मानते हैं, जो हमारे पक्ष में होता है उसे मानते हैं, तो विपक्ष में वो उसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सरकार ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब आपने एग्रीकल्चर में 100 रुपये लगाए तो यहाँ 90 की कमाई हो रही है, मतलब 10 रुपये लॉस हो रहा है किसानों को, ठीक है। और ये हाल 25 साल हो गया, 25 साल से हो रहा है। एवरेज निकाला जाए तो 1700 कुछ ऐसी कमाई है एवरेज। यूपी की बात की जाए, यूपी में किसानों की 1750 सालाना ओ महीने की मासिक। योगी सरकार ने 8450 ऐसी लागू कर रखी है, तो इनको ये मिल रहा है तो अपने आप डिस्ट्रेस हो जाएगा, आदमी यहाँ डिस्ट्रेस तो यहाँ डिस्ट्रेस। और इनमें से भी 90% लोग वो हैं जो SC और ST समुदाय के हैं, ठीक। और इनमें से भी 90% वो हैं जो रोजगार वाले हैं, वो बता क्या कर रहा हूँ मैं, 90% SC समुदाय में जो है जो लैंडलेस हैं, 87 है रफली, हम मान लेते हैं 90 लैंडलेस हैं, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, उनका जीविका यही है काम करने का, मतलब मजदूरी, खेतीबाड़ी, मतलब कृषि में लगना मजदूरी के तौर पे, किसी भी तौर पे। तो यहाँ पे आगे बात जमती है, फिर केशव ने कहता है इतनी हम पे समस्याएं हैं देश में, आपको इन चीज़ों की पड़ी है, हमने ऐसा कोई वो तो कर नहीं दिया कि सरकार जब इनके आप वो बात करेंगे प्रवक्ता, तो आप देखना तो बीजेपी कहेंगे हमने ऐसा तो कुछ कर नहीं था कि इंदिरा गांधी की तरह हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, सबको जेल में डाल दिया, इमरजेंसी लगा दी, फिर हमने प्रस्तावना चेंज कर दिया, हमने वो तो किया नहीं। ये तो नहीं है आप एक अच्छा करने के लिए दूसरे की तरह बुरा करो, ये भी कहीं का लॉ नहीं है। पर सरकार का तर्क ये कि हमने इतना तो बुरा कुछ नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर दिया, इस पर तर्क देते हैं सरकार। इसका तर्क सुनो, सरकार ने बता दिया कि हमारी खेती वहां इतनी बुरी है, हमारी आधी ज्यादा जनता इसमें संलिप्त है, 90% हमारे SC ST की आबादी, उसमें से 90% आबादी इसका भूमि नहीं है, आपको आपका जल्दी कर दी, ठीक है। आप देखते हैं सरकार ने कहा ये सब तो आंकड़े ठीक है। उसके बाद भैया हमने भी तो कुछ जनता से वादा करे हैं, हम जब सरकार में आए दूसरी बार तो हमने भी तो कुछ मुंह उठा के वादे करे हैं जनता से, अगर हम पूरे नहीं करेंगे तो फिर अगली बार भेजेंगे क्या, ठीक है। क्या वादे करें, जो NDA का घोषणा पत्र मान लो या चार्टर मान लो, जो इनका चार्टर होता है, जो चुनाव घोषणा पत्र होता है, वो उनने कहा 2022 तक हम किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, मतलब दोगुनी बढ़ा देंगे। अभी 100 रुपये है तो हम 200 कर देंगे, 1000 है तो 2000 कर देंगे, 500 है तो 1000 कर देंगे, तो ये करेंगे मतलब। तो उनने कहा अगर हम इसी स्पीड से चले, आप लोगों का दिमाग ठीक है, 2020 में हमने लॉ पास किया, अभी तक उसकी क्रियान्वयन नहीं हो पाया, 21 आ गई है, 2022 में कितना टाइम है, दुगनी हम कैसे करेंगे, जादू की छड़ी थोड़ी हम पे जो हम घुमा देंगे, हम पे कोई जादू की छड़ी नहीं है भाई साहब जो हम घुमा देंगे इससे किसानों की आय दुगनी हो जाए। इसलिए हमें ऑडियंस लाना पड़ा, इसलिए हमने किसी की सहभागिता नहीं दे पाई, और विचार विमर्श करने को हम राजी हैं, सरकार कहती है विचार विमर्श करने राजी हैं, और जो विपक्ष है वो देरी कर रहे हैं, वो जानबूझ के देरी कर रहे हैं, और ये होगा तो होगा, और ऊपर से महामारी है, कोविड काल है, कैसे इसमें सबको इकट्ठा करें, सब लोग की गैदरिंग हम कैसे करें, गैदरिंग कर नहीं पा रहे, संसद सदन बैठ नहीं रहे, किससे बात करें। और हम विचार विमर्श करने को तैयार हैं, ठीक है, हम इंटरेक्टिव वे से कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, पर ये तो बाइकआउट कर देते हैं, ये किसी मुद्दे पर बात ही नहीं करते। विपक्ष जो है अपोजिशन हमारी सुनता कहाँ है, ये किसी से बात ही नहीं करना चाहता, ये बाइकआउट कर देता है, बिल सुनता नहीं है, समझता नहीं है, बात करता नहीं है, निकल जाता है। जब निकल जाता है बिल लागू हो जाता, पारित हो जाता है, क्योंकि हमारी बहुमत सरकार है, हम तो पारित करा ही ले जाते हैं, हम पारित कर जाते हैं तो वहाँ सड़क पर आ जाते हैं कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया, सरकार ये कह रही है इनके बारे में, ठीक।
इसलिए हमने सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेज पाया। सेलेक्ट कमेटी को तब भेजेंगे जब इस पर फालतू के बवाल उठेंगे। आप लोग तो ऐसा बगेड़ा बनाते हो तो आप काम ही नहीं करने देते हो। सरकार ये कह रही है जब ये काम करने देते ही नहीं है, टाइम हम पे 1 साल बचा है, 1 साल बचा है, हम क्या करें। इसलिए सरकार ने कहा कि हमने ऑर्डिनेंस लाया, पास कराया और किसानों की आय दोगुनी करनी है 2022 तक। तो यही तो रास्ते हैं। हमने किसान सम्मान निधि चलाई, तो उससे क्या होगा, वो बहुत एक अच्छा पहलू है, अच्छी स्कीम चलाई है, और उससे इतने राजी नहीं है ना। हमें ये काम नहीं करने पड़ेंगे, हमें लिबरलाइजेशन लानी पड़ेगी, उदारवादी लानी पड़ेगी कृषि मॉडल में। तो यहाँ तक देखते हैं, मैं जहाँ तक समझा है कि कृषि जो है वो सही तरीके से बिल जो है पास हुआ है कि नहीं हुआ। अभी हम सही और गलत का अंदाजा देख रहे हैं संवैधानिक तौर पे, नैतिकता के तौर पे, लोकतंत्र के तौर पे कि कृषि कानून जो लागू है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और डीप नॉलेज दी गई है इसमें, ताकि आप किसी से बहस भी करें, बात भी करें या अपने पक्ष भी रखें तो आप ऐसा महसूस ना करें कि मुझे बस इतना ही पता है। आपको नीचे से लेकर ऊपर तक की कहानी पता है। और हम कल या परसों या जब भी वीडियो आएगी, मैं जब भी एनालिसिस करके लाऊंगा, सारे डेटा वेटा देख के लाऊंगा या कहीं से देखूंगा, पढ़ूंगा, किताबों से पढ़ूंगा, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। ये नहीं कि एक चीज़ देख ली उससे हो गया, यहाँ की किताब वहाँ की उठा के सारी सरकार ने कहेगा अब ठीक है, इनने कहा भविष्य की बात होगी, सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम 1 से 1.5 साल के लिए अभी हम स्थगित कर रहे हैं, बाद में देखेंगे इसके बारे में। सरकार ने ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, 2022 की कोई बात नहीं, किसान की आय देखेंगे, किसी और तरीके से लाएंगे। तो फिर अब मुझे लगता है कि बहुत हद तक बिल क्लियर हुआ है और अच्छा है कि बुरा, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा बुरा कब पता लगेगा, जब ये लागू हो जाएगा, इसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। सही या गलत तरीके से एप्लीकेबल हुआ ये तो अभी पता लग जाएगा ना, ये तो हम जान लेंगे, इतना तो जानते हैं। तो इस वीडियो को मुझे लगता है कि हर किसी को समझ में आ जाना चाहिए और आसपास के अपने लोगों को भी दिखाएं कि खामा की भ्रांतियां न फैलें। आप जब किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जब कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा होकर बात करेंगे तो कभी भी इफेक्टिव बात नहीं कर पाएंगे। आप तब तक वही बात कर पाएंगे जो आपके दिमाग में मेमोरी है, जो आपके पार्टी वालों ने डाल रखी है, जो आपने अपने पार्टी वालों से सुनी है, जो उसके पक्ष वालों से सुनी है। आप एक एनालिटिकल इंसान बनिए, ठीक है, अपनी एनालिसिस करिए चीज़ों को। जब आप एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आप पक्ष विपक्ष सब कुछ एक साथ रखेंगे, सब कुछ देखेंगे कहाँ ठीक है, कहाँ तर्क लग रहा है, कहाँ भी तर्क लग रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग है, हमारे लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो आप सीधा एक्सप्लेनेशन देंगे और अच्छा इंटरलिंकिंग करके ले जाएंगे और समझने वाले को समझ में भी आएगा कि आप एक तरफा बात नहीं करें, आप हर चीज़ को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देना चाहिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे, विकास विकसित हो। अगर किसी को, ऐसे तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, लोगों को पता होगा, फिर भी इतने डीप नॉलेज होना अच्छी बात है अगर होगी तो। अगर बहुत लोगों को होगी, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी जिनको नहीं है, जो मेरी तरह कम बुद्धिमान है, उनको सिखाएं, दिखाएं, बताएं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।